नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी सक्सेस में स्वागत है। आज मैं आपको 10वीं कक्षा के व्याकरण से समास समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम समझेंगे समास क्या है, समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब छोटा कर देना, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग होता है, सार्थक शब्द बनाया जाता है, उस मेल को हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है घोड़े पर सवार, तो ये अधिक शब्दों का जो है इसका मेल जो था वो बन गया घुड़सवार। तो इसको हमने छोटा कर दिया, तो इसी को हम कहते हैं समास। इसके बहुत से नाम हैं। इसको समस्त पद भी कहते हैं, इसको समासिक शब्द भी कहा जाता है। जब हमने समास को अलग किया तो हो गया समास विग्रह। उसी तरह से समस्त पद है। समस्त पद का मतलब है सारे पदों को हमने इकट्ठा करके लिख दिया, तो बन गया समस्त पद। अब यहाँ पर जब हमने इसको अलग करके लिखा घोड़े पर सवार, तो हो गया समस्त पदों का विग्रह, ठीक है। ये जो समस्त पद है इसको समस्त पद कहते हैं, समास कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं। ये जो समस्त पद होता है इसमें दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। ये समास की परिभाषा है। अब हम जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है। जब हम समस्त पद जो है बनाते हैं, समस्त पद जैसे है ये बना जेब कतरा, तो जब हमने जेब कतरा लिखा तो इसमें से जो विभक्तियां थी वो हट गई। जेब को कतरने वाला हमने लिख दिया जेब कतरा। तो इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक की विभक्तियां जो हैं वो लगती हैं जब समास का हम विग्रह करते हैं। कारक की विभक्तियां कौन सी हैं, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। जिस तरह से आप मैथ्स का फॉर्मूला याद करते हो उसी तरह से आपने इसको भी रट लेना है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, इसको आप अच्छे से रट लेंगे, ठीक है। जेब को कतरने वाला, अब यहाँ पर विभक्ति को है, तो आप देखिए को किस में आ रहा है, कर्म में, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये कर्म तत्पुरुष समास है। आगे है गुण युक्त, तो इसका जो विग्रह है वो क्या हुआ, गुण से युक्त। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कर्ण से भी है और अपादान से भी है, तो इसका कैसे आपने पता लगाना है। अपादान जो है, अपादान यहाँ पर से कब आता है, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं या कोई चीज़ किसी से अलग हो रही हो, वहाँ पर होगा अपादान। बाकी जगहों पर होगा कर्ण जो है कारक। जैसे देश से निकाला, जैसे गुण युक्त है तो गुण से युक्त, तो ये हुआ कर्ण तत्पुरुष समास। अब अगला जो उदाहरण है वो है देश निकाला, देश से निकाला। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है उसको देश से अलग कर दिया गया, देश से निकाला, तो यहाँ पर होगा अपादान तत्पुरुष समास। तो इस तरह से आपने इसकी पहचान करनी है। जो विभक्ति होगी उसको देख लो, अगर के लिए बीच में आ रहा है तो सोच लो ये तत्पुरुष, ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से आपने इन विभक्तियों को देख करके आपने तत्पुरुष समास के जो आगे भेद हैं उनको लिखना है। अब तत्पुरुष समास में एक नण तत्पुरुष भेद भी होता है। नण तत्पुरुष क्या होता है, जो नकारात्मक, जो निषेध का हमें जिससे भाव का पता चलता है। तो इसका जो
समासिक शब्द होता है इसका जो पूर्व पद होता है इसमें अ आएगा, अन आएगा या न आएगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे, जैसे अन्याय का हमने इसको विग्रह करके लिखा तो आया न न्याय, अनपढ़ का विग्रह किया तो आया न पढ़ा लिखा, नास्तिक का विग्रह किया तो आया न आस्तिक। तो इस तरह का जो समासिक शब्द होगा उसको बोलेंगे नण तत्पुरुष समास। अब अगला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है समस्त पद नील कमल, जब हमने समस्त पद का विग्रह किया तो आया नीला है जो कमल। अब यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है, वो नीला है, तो नीला यहाँ पर क्या हुआ, विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की, तो कमल हुआ विशेष्य, कमल हुआ विशेष्य। ठीक है, तो इस तरह से जब विशेषण विशेष्य का आपको संबंध नजर आता है तो वहां पर होता है कर्मधारय समास। अब अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें समस्त पद है चंद्रमुख, जब हमने इसका विग्रह किया तो आया चंद्र के समान मुख। अब यहाँ पर उपमान उपमेय जो है उसका हमें पता चल रहा है। जैसे मुख जो है इसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, चंद्र से। अब जिसकी तुलना की जा रही है उसको हम बोलेंगे उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है वो है उपमान। तो जहां पर हमें पता चलता है कि कोई तुलना की जा रही है, ठीक है, तो वहां पर जो है वो कर्मधारय समास होगा। या तो विशेषण विशेष्य का संबंध पता चलेगा या तुलना का संबंध पता चलेगा, तो वहां पर वो होगा कर्मधारय समास। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है तथा वह किसी समूह विशेष का बोध करवाता है। जैसे समस्त पद मैंने लिखा है त्रिफला, तो इसमें जो पहला पद है त्रि मतलब तीन, ये संख्या का बोध करा रहा है। और जब हमने विग्रह किया तीन फलों का समाहार, वह चीज़ जिसमें जो तीन फलों से बनी हुई है, जिसमें तीन फल मिले हुए हैं। तो अगला उदाहरण है पंचतंत्र। पंच मतलब पांच, इसमें संख्या का बोध हो रहा है और विग्रह करने पर पांच तंत्रों का समाहार, तो हमें एक समूह का बोध हो रहा है। अब अगला इसका भेद है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है, अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी भी हालत में नहीं बदलते, जिन पर लिंग वचन काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो होते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। तो जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, यहाँ पर समस्त पद है यथाशक्ति, यहाँ पर जो यथा है वो अव्यय है, अव्यय शब्द है। जब हमने विग्रह किया तो आया शक्ति के अनुसार, यथा का मतलब है के अनुसार, तो इसका जो पहला शब्द होता है वो अविकारी होता है, जिसको हम अव्यय भी कहते हैं। उसी तरह से आजन्म, आ जो है वो क्या है, अविकारी शब्द है, इसका जब विग्रह किया तो आया जन्म से लेकर। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द जिनके साथ शुरू में अविकारी शब्द लगे हों वो होते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब इसमें शब्द युग्मी होता है, मिलता जुलता शब्द भी होता है, जैसे हाथों हाथ, इसमें ये भी उदाहरण है हाथों हाथ। अब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो आता है हाथ ही हाथ में, तो जो ही है वो भी एक अविकारी शब्द है। जैसे साफ साफ, तो विग्रह करने पर आया बिल्कुल साफ, जो बिल्कुल है वो भी अविकारी शब्द है, अव्यय है। तो इस तरह से जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, इसमें यहाँ पर शुरू में जो है वो हमें अविकारी शब्द दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर अविकारी शब्द जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भी जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर जब हम उनको अलग करते हैं तो दोनों पदों के बीच और या तथा अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे समस्त पद लिखा है पृथ्वी आकाश,
इसके बीच में एक योजक चिन्ह है, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा पृथ्वी और आकाश। दूसरा उदाहरण है देश विदेश। जब हमने इस समस्त पद को अलग किया तो आया देश और विदेश। मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा परेशानी में आते हैं कि इसमें भी योजक चिन्ह लगा है और इसमें भी योजक चिन्ह लगा है। आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें शब्द एक जैसा नहीं होता, लेकिन अव्ययी भाव में सब जो शब्द है वो मिलता जुलता होता है, उसमें भी योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन दोनों की पहचान जो है वो अलग है। इसका आपने ध्यान रखना है। अगला भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इनका विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर समस्त पद है नीलकंठ। जब हमने इसका विग्रह किया, नीला है कंठ जिसका, मतलब केवल एक ही व्यक्ति के लिए बात की जा रही है। नीला है कंठ जिसका, जो अपने नीले कंठ के लिए जाने जाते हैं। तो कौन है वो? शिव। तो इस तरह से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की तरफ जब बात होती है, इशारा होता है, तो वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। जैसे अगला उदाहरण है दशमुख। दशमुख वाला, वह व्यक्ति जो 10 मुखों के लिए जाना जाता है, तो क्या है वो? रावण। तो इस तरह से जो जिसमें अंत में अब जैसे विग्रह करते हैं, जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर जैसे इसमें आया जिसका, जिसका हमने उस व्यक्ति की बात की है जिसका कंठ नीला है, जिसका, तो ये होगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। जैसे अगला दशमुख वाला, वह व्यक्ति जिसके 10 मुख हैं, वाला। तो जब अंत में वाला आता है, जिसका आएगा, वाली आएगा, जिसकी, जिससे, जिसके आदि शब्द आएंगे, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। अब है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे एक शब्द है तो ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, तो उसको कैसे हमने पहचानना है। नीलकंठ, जब हमने इसका विग्रह किया, नीला है जो कंठ। अब जो कंठ है वो क्या है? विशेष्य। कंठ के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो नीला है, नीला हुआ विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो ये हुआ कर्मधारय समास। अब इसी का विग्रह दोबारा हुआ, नीला है कंठ जिसका। अब किसकी बात की गई है? उस व्यक्ति की जिसका कंठ नीला है, तो इसलिए इसके अंत में आया जिसका। हम उसी की बात कर रहे हैं जो नीले कंठ के लिए जाने जाते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। और साथ में लिख दिया शिव, केवल शिव की बात हुई। अब अगला द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। अब जैसे एक शब्द है, समस्त पद है तिरंगा। तो तिरंगा का जब हमने विग्रह किया, 3 रंगों का समाहार, वह चीज़ जिसमें 3 रंग हैं, 3 रंग मिले हुए हैं, तो 3 रंगों का समाहार, इसमें संख्या पता चल रही है और समूह का भी बोध हो रहा है, पता चल रहा है, तो हम कहेंगे ये द्विगु समास है। अब इसी समस्त पद का दोबारा विग्रह हुआ, 3 रंगों वाला, इसमें आ गया वह चीज़ जिसका 3 रंगों की वजह से नाम पड़ा तिरंगा। 3 रंगों वाला, तो क्या है वो? राष्ट्रध्वज। तो ये हुआ बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से मैंने जो अंतर था वो भी आपको समझा दिया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।